हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट डिफेंस एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, सेफकेट, सीएपीएफ या और किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो अपना जीके के अंदर स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी के 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी। और इन 1000 क्वेश्चंस के थ्रू आप उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करें और मेरे साथ इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करें और मैच करें कि आउट ऑफ 50 आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो वेट करें और देखें क्या किसका आंसर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं आज की। व्हेन स्टेट गवर्नर डाइज और resigns, who normally exercise his function until a new governor is appointed। इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्टेट के अंदर जो गवर्नर है वो या तो मर जाता है वो या फिर वो रिजाइन दे दे, तो उसके जो काम है, गवर्नर के जो काम है वो आपके कौन करेगा जब आपका गवर्नर नहीं है या जब तक नया गवर्नर अपॉइंट होके नहीं आता। तो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, कौन भाई? जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो आपका एज ए गवर्नर का काम संभालेगा जब तक नया गवर्नर उस राज्य में नहीं आ जाता। और उस गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? या फिर हम कहें इस गवर्नर को रिजाइन, ये गवर्नर रिजाइन किसे देगा? तो ये अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देगा और इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो इनमें से किसके लिए दायित्व होता है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अगर हम बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नर के लिए। यानी जितने भी काम एक राज्य के अंदर होते हैं उन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आती है? गवर्नर के ऊपर। और जो चीफ मिनिस्टर है वो सारे के सारे काम गवर्नर को बताता है। जितने भी काम उन्होंने कंडक्ट किए हैं वो सारी सूचना जाएगी गवर्नर के पास, क्योंकि जो गवर्नर है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहाँ? किसका? राष्ट्रपति का। किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट आता है कि इनमें से, ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सा व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है सबसे लंबे समय तक? तो आपका ज्योति बसु जो है ये सबसे लंबे समय तक आपके मुख्यमंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र राज्य की ये मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आते हैं, द सैलरी एंड अलोवेंसेस। जो आपकी तनख्वाह मिलती है या एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं राज्यपाल के या गवर्नर के, वो इनमें से किस में से दिए जाते हैं? क्या कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से दिए जाते हैं या इंडिया में से या कंटीजेंसी से? तो जितने भी एक गवर्नर की सैलरी है या और खर्चे हैं वो सारे के सारे पे किए जाते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट। किस में से पे किए जाते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट में से पे किए जाते हैं। इनके निशान लगाना मैं भूल गया था तो अब मैंने इनके निशान लगा दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्स या कौन सी स्टेटमेंट जो है चारों में से सही है। चलो देखते हैं। नो कोर्ट हैज द पावर टू कंपेल द गवर्नर टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एनी पावर और टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है और इसमें कहा गया है कि भारत की कोई भी जो कोर्ट है वो राज्यपाल को या गवर्नर को कंपेल नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती कोई भी उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए या अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे यही गलती होगी भाई, जो गवर्नर है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है सिविल मैटर्स में, नॉट क्रिमिनल मैटर्स, जब तक वो अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठा है। ठीक, सॉरी, सिविल में नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उनमें किया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है? नहीं भाई,
स्टेटमेंट ए तो ठीक है और स्टेटमेंट बी जो है वो ठीक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया, क्योंकि जो गवर्नर है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है कब, जब आपका कोई क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट दायर किया गया हो उस समय। नेक्स्ट है, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, यानी सही नहीं है इन चार स्टेटमेंट में से, तो देखते हैं कौन सी। द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू बिल, जो गवर्नर है वो मना कर सकता है अपनी सहमति जताने से किसी भी बिल के ऊपर, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए, तो ये बात भी आपकी सही है। हमें बतानी सही कौन सी नहीं है इन चारों में से, ठीक है। द गवर्नर मे रिफ्यूज टू इनवाइट ए लीडर ऑफ द पार्टी इन विधानसभा हु डज नॉट कमांड द मेजोरिटी इन द हाउस, जो गवर्नर है वो रिफ्यूज कर सकता है टू इनवाइट ए लीडर ऑफ द पार्टी इन विधानसभा हु डज नॉट कमांड, बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नर है वो रिफ्यूज कर सकता है इनवाइट करने से उस लीडर को जो विधानसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं लेके आया। नेक्स्ट है, बिल्कुल सही थी ये भी, द गवर्नर में डिसमिस द स्पीकर ऑफ द विधानसभा एंड चेयरमैन ऑफ विधान परिषद, ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत क्यों है, क्योंकि जो गवर्नर है ना भाई, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो स्पीकर को डिसमिस कर दे विधानसभा के और चेयरमैन को डिसमिस कर दे जो विधान परिषद का होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, हम तो नहीं करते पर इनडायरेक्ट तरीके से इनको इलेक्टेड करते हैं, इलेक्ट करते हैं वो लोग जो आपके पहले एमएलए बन चुके हैं उस राज्य के अंदर, यानी जो एमएलए के पद पे बैठे हैं। इस चीज के लिए एक जरूरी सूचना कि भाई जिन भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए वो इन सोशल मीडिया हैंडल में से टेलीग्राम पे जाएं और पीडीएफ जो है एक तो सोल्व और दूसरी अनसोल्व पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी, उस पीडीएफ के थ्रू आप अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं अनसोल्व पीडीएफ से कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं ट्राई करके, और सोल्व पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी, उसमें से मैच कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी भी राज्य के वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इनमें से किस चीज के, तो देखो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, अपने आप जो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो इसका मेंबर भी होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कौन, आपके चीफ मिनिस्टर। देखो प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन स्टेट में भी होता है सेंटर में भी, पर यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मान लो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठ जाए तो डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड कौन करेगा भाई, डिसाइड यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की कौन करेगा, जो गवर्नर है। पर गवर्नर किसकी सलाह के ऊपर, तो गवर्नर आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेगा और देखेगा कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या वो सही है या नहीं है, उसके बारे में डिसीजन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है इन चार में से, तो गवर्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देगा, और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। मान लो आप हरियाणा के गवर्नर बनाए जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में ये होता है कि हरियाणा के व्यक्ति को हरियाणा का गवर्नर नहीं बनाया जाता, दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति को हरियाणा का गवर्नर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन द टू सेशन, जो दो सेशन होते हैं ठीक है उनके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, देखो साल में होते हैं 3 सेशन, 3 कौन कौन से, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये जो 3 सेशन है ना, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, इन तीनों में से जरूरी है कि कम से कम 2 सेशन तो हो साल में, और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है 2 सेशन के बीच में वो होता है 6 महीने का, और सेम यही चीजें होती हैं सेंटर के अंदर भी। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है राज्यपाल की या गवर्नर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सेलेक्टिंग ए चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना आए उस समय राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर को यूज करते हुए किसी एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना सकता है और उसे कह सकता है कि आप मुझे मेजोरिटी प्रूव करके दिखाएं इतने दिनों के अंदर।
नेक्स्ट आपका आता है डिसमिसिंग ए मिनिस्ट्री एट एनी टाइम। नहीं भाई, ये डिसमिस नहीं कर सकता मिनिस्ट्री को, ठीक है। डिसमिस करने का एक पूरा प्रोसीजर है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है। रिजर्विंग ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए या राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल को रिजर्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा कि इस बिल को हम राष्ट्रपति को दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है 12वां क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड थ्रू, जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको अपॉइंट किया जाता है किस तरीके से, तो जो आपके मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको अपॉइंट किया जाता है भाई डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू भी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू भी और नॉमिनेशंस के थ्रू भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है भाई आपका नॉमिनेट होके भी। तो इसमें 1 2 3 तीनों आ गए तो हम कर देंगे भाई ऑप्शन नंबर सी, ऊपर वाले के निशान हाँ लगा दिए थे। नेक्स्ट आते हैं 13th क्वेश्चन, मिनिस्टर्स इन ए डिटरमाइंड बाय, जो मिनिस्टर हैं कि किसी राज्य के अंदर कितने मिनिस्टर होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो भाई स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, ठीक है। मिनिस्टर राज्य के तो स्टेट करेगी, सेंटर के आपके लोकसभा करेगी कि लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट के बारे में बताना है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल सही बात है कि चीफ मिनिस्टर है वो इलेक्ट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, पर पूर्ण तरीके से सही नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में से भी आ सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से भी आ सकता है। तो यानी ये तो स्टेटमेंट पूरे तरीके से ठीक नहीं है, इतनी बात तो थी, पर दूसरा भी तो हाउस है, वहां से भी तो आ सकता है। अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यार इसमें क्या हो गया, चलो ये डबल टाइम आ गया भाई, ठीक है। तो ये 2 टाइम आ गया, इसको मैं काट देता हूं, सॉरी। हाँ अब देखते हैं, इसमें कहा है अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट करता है। नहीं भाई, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट तो गवर्नर करता है और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कहता है। डिटरमाइन द सैलरी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सैलरीज है वो डिटरमाइन कौन करता है आपका, वो डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी सैलरी डिटरमाइन करी जाती है। डिटरमाइन द सैलरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों की दोनों ही ठीक है यार। तो इसमें ये डबल टाइम आ गया और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सी कर लेंगे या डी कर लेंगे, पर इसमें डी है नहीं तो सी अकेले पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं विधानसभा के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो कितनी होंगी, टू बी नोट मोर देन, भाई किसी भी राज्य के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो मैक्सिमम सीट है वो तो हो सकती है 500 और मिनिमम टू मिनिमम हो सकती है 60, पर कुछ राज्य एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे आपको 60 से कम सीट देखने को मिलेंगी, जैसे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 60 से कम है, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी राज्य के अंदर 500 एमएलए बन सकते हैं। आप मुझे बताएंगे हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं और यूपी के अंदर कितनी हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। नेक्स्ट करते हैं भाई, द मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, शैल नॉट बी मोर देन मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल, जो मेंबरशिप है काउंसिल की उससे ज्यादा नहीं हो सकते, या 40 से ज्यादा नहीं हो सकते, या 2/3 जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की उससे ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर बोथ ए एंड बी सही है। आप मुझे इसका जवाब देंगे। तो अगर मैं बात करूं तो बोथ ए एंड बी सही है, किसी भी राज्य के अंदर जो मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आपकी शैल नॉट बी मोर देन मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, मेंबरशिप ऑफ जो असेंबली है, एक तो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इससे इसके जो मेंबर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वालों से ज्यादा नहीं हो सकती, नोट लेस देन, और 40 से कम भी नहीं हो सकते। उसके अलावा आपका तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये ठीक हो जाती है। यहाँ पे जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था पर अब नहीं है,
तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के पास। जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो और किस किस राज्य, सॉरी, द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लाइज स्टेट हैज, किस किस चीज को लेके स्पेशल स्टेटस था भाई? सेपरेट डिफेंस फोर्स थी, नहीं थी। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, यस था। सेपरेट जुडिशरी थी, तो जुडिशरी आपकी नहीं थी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सिर्फ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जुडिशरी तो सेम ही थी। जो गवर्नर है किसी भी राज्य का, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज को लेके, किस किस राज्य की? तो अगर शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के रीजन को लेके गवर्नर के पास अगर स्पेशल पावर है तो वो कौन से राज्य के रिगार्डिंग है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वहां पे जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज जो हैं, उनसे रिलेटेड स्पेशल पावर है गवर्नर के पास में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली सम स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ एक राज्य हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो बिल्कुल सही बात है। सम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड, कुछ मेंबर इनके अंदर नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो आपको जवाब देना होगा क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कुछ तो नॉमिनेट होते हैं और कुछ इलेक्ट होते हैं। सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है, कुछ डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कुछ नॉमिनेट और कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो प्रेसिडेंट है कैन डायरेक्टली डिसअलो स्टेट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट जो है वो किस समय मना कर सकता है स्टेट लेजिस्लेशन को, डिसअलाउ कर सकता है? तो अगर हम बात करें किस समय या किस सिचुएशन में कर सकता है, तो इन केस ऑफ ए बिल, अगर मान लो गवर्नर ने प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए बिल रिजर्व कर दिया है, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस राज्य को वो काम करने से डिसअलाउ कर दे, रोक दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का? तो जो आपका एडवोकेट जनरल होता है, कौन होता है भाई? एडवोकेट जनरल, ये आपका कानूनी सलाहकार होता है किसी भी राज्य की सरकार का। अगर राज्य सरकार के ऊपर कोई केस होता है तो एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने जाता है। नेक्स्ट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट कैन बी क्रिएटेड और डिसबैंडेड बाय द, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी भी राज्य में बनाई जाती है या तोड़ी जाती है, तो किसके बेसिस पे तोड़ी जाती है या किसके बेसिस पे या किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पार्लियामेंट जो है वो आपका किसी भी राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगा या उसको डिसबैंड भी कर सकता है, पर किसकी सलाह पे? उस स्टेट लेजिस्लेचर यानी उस राज्य की सलाह के ऊपर ही बनती है और उस राज्य की सलाह के ऊपर ही उसको खत्म किया जाता है। नेक्स्ट है, आपको बताना है जो गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का उसे कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, भाई सारे भारत के राज्यों के गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट आते हैं 25th क्वेश्चन पे, और 25th क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो हमारे सामने है, इफ इन एन इलेक्शन टू ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट, इट मींस दैट, देखो कोई आदमी जो है इलेक्शन लड़ता है और जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करी थी इलेक्शन के लिए, अगर वो उसकी जब्त हो जाए या उसकी वो वापस ना आए पेमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सीधा सा है भाई कि जो आपके ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन, ठीक है, द पोलिंग वाज वेरी पुअर, द इलेक्शन वाज मल्टी मेंबर, द स्टेट कैंडिडेट विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट रिवेल, नहीं, आपका डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं आपके कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उस केस में उसके वोट आएंगे नहीं, और उसकी जो है 1/10 नंबर ऑफ वोट्स ना आने की वजह से जो जमानत है वो जब्त हो जाती है। 26 क्वेश्चन, ये अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ 26 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इनमें से कौन सी जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है गवर्नर के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी है। उसके पास उस ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ स्टेट, ये जरूरी नहीं है भाई। मान लो आप हरियाणा के गवर्नर बन रहे हो, तो मैंने बताया था कि हरियाणा का डोमिसाइल जरूरी नहीं है आपके लिए। आपकी एज 35 साल होनी चाहिए और आप किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, ये भी जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है वही पूछा था। आपको बताना है फ्री इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर कौन बनी थी? तो पहली वुमेन गवर्नर जो है वो कौन बनी थी? वो बनी थी सरोजनी नायडू। और कहाँ की थी ये बनी थी उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस की, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है,
When the governor receives a bill passed by the state legislative assembly, which of the following courts would be most appropriate for the governor as an agent? मान लो गवर्नर के पास एक बिल आया पास होके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से, तो इनमें से गवर्नर क्या करेगा ताकि वो अप्रोप्रिएट तरीके से दिखा सके कि वो उस राज्य का गवर्नर है। भाई पानी पी लेते हैं यार एक बार, गला काफी खराब है, पानी भी काफी गर्म था, अब थोड़ा ठीक हो गया। अब हाँ, हम थे 28 क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि क्या करेगा गवर्नर। गवर्नर जो है भाई, कई बार किस तरीके से हमें पता चलता है कि गवर्नर सेंटर का एजेंट है। गवर्नर सेंटर का एजेंट है, ये हमें तब पता चलता है जब गवर्नर के पास ये पावर दी गई है कि अगर वो किसी बिल को रिव्यू करवाना चाहे राष्ट्रपति से तो वो उसके पास भेज सकता है। इसमें कहा गया है किसी भी राज्य के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो सकते हैं स्टेट असेंबली के अंदर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं 500, और मिनिमम की अगर बात आ जाए तो मिनिमम हो सकते हैं 60, पर यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ में है 60, कुछ राज्यों में 60 से कम है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर, जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं, तो 5 साल के लिए उनको अपॉइंट इलेक्ट किया जाता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वन फीचर, कौन सा ऐसा फीचर है जो आपका डिफ्रेंशिएट करता है राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर, तो भाई कौन सा ऐसा फीचर है। अगर हम बात करें फीचर की तो यहाँ पे हमें जो फीचर देखने को मिलता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का, ठीक है। राज्यसभा के अंदर इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं और विधान परिषद के अंदर इलेक्शन जो है वो अलग तरीके से होते हैं, जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें बताया गया है 1/12 जो मेंबर्स हैं विधान परिषद के वो इलेक्ट होके आते हैं कहां से, इनमें से, तो 1/12 जो मेंबर्स हैं वो आपके आते हैं फ्रॉम द ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन एनी स्टेट विच हैव बीन रिजाइडिंग इन द स्टेट। हेलो हेलो, हाँ जी यार, एक मिनट काम कर लें जो है। सॉरी, फोन आ गया था भाई किसी का बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। फ्रॉम द ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया हु हैव बीन रिजाइडिंग इन द स्टेट एंड हु हैव बीन ग्रेजुएट एट लीस्ट। इसमें कहा गया है कि 1/12 मेंबर जो है आपके विधान परिषद के अंदर वहां से आते हैं जिन व्यक्तियों ने पिछले 3 सालों से पहले आपकी ग्रेजुएशन कर ली है और वो उस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा, तो 1/12 मेंबर आते हैं इस कैटेगरी से। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है टू बी ए मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ए पर्सन। अगर आप किसी भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट हैं तो इनमें से आपके पास क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन के रूप में या वैसे भी, तो अगर हम बात करें मस्ट बिलोंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जरूरी नहीं है अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हो सकते हैं। मस्ट एक्वायर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ ऑफ सच अपॉइंटमेंट, कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली के और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक्वायर करनी पड़ेगी क्या मेंबरशिप, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा। ये आपका सही जवाब होगा। 35 साल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 25 वाला बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिनिस्टर इन ए स्टेट इज इंडिविजुअली, जो मिनिस्टर है स्टेट का वो इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है आपका गवर्नर के लिए इंडिविजुअली, कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। विधान परिषद क्या है, तो विधान परिषद क्या है, सभा है। विधानसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, नहीं है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, नहीं होते। ये हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो सकता है और होता भी है, ठीक है। और परमानेंट हाउस नहीं है, ये क्या है, टेम्परेरी हाउस। क्या है भाई, टेम्परेरी हाउस। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी गई है और जवाब देना है। इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। कैन बी अबोलिश बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अबोलिश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थोड़ी ना करेगी, पार्लियामेंट करेगा अबोलिश, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। पर हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहेगी तभी तो वो डिसॉल्व होगी आपकी, बिना उसके डिसॉल्व नहीं होती।
कैन बी अबोलिश बाय प्रेसिडेंट, नहीं भाई प्रेसिडेंट अबोलिश नहीं कर सकता और ना ही गवर्नर की रिकमेंडेशन की जरूरत है। यहाँ पे 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही होंगी। नेक्स्ट आते हैं 37th क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ड्यूअल रोल गवर्नर का है, उससे आप क्या समझते हैं? ड्यूअल रोल ऑफ गवर्नर जो है उससे हम ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर है और एजेंट है किस चीज का, सेंटर का। ऐसा नहीं है कि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव से भी बिलोंग करता हो और सेंटर से भी, ये नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो आपका यही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। जो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है उसको ऑपरेट कौन करता है? जो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है उसको ऑपरेट करता है गवर्नर, ठीक है। वो देखते हैं कितना खर्चा हुआ है, कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं, सब। नेक्स्ट है द स्टेट इन इंडिया कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट। जो स्टेट है इंडिया के अंदर वो बोरो कर सकती हैं फ्रॉम द मार्केट। इसके अंदर क्या कहा गया है, कुछ भी बोरो कर सकती हैं ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर। सेंटर की सलाह के बिना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ अपनी मनमर्जी से ज्यादा कुछ नहीं ले सकती। नेक्स्ट है इफ ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ही एक्सरसाइज हिज फंक्शन। अगर किसी गवर्नर को अपॉइंट कर दिया है किसी भी एरिया के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, ठीक है, तो वो जितने भी फंक्शंस करेगा वो किसकी एडवाइस पे करेगा? अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक गवर्नर अपॉइंट किया है तो हमने, तो इसका जवाब हमारे पास सीधा सा होगा कि वो इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो उनकी सलाह के ऊपर अपने डिसीजन ले सकते हैं। ग्रांट इन एड गिवन टू स्टेट, ग्रांट इन एड का मतलब क्या है? जो स्टेट को दी गई है, इसका मीनिंग हमें बताना है। टू कवर गैप्स और रिवेन्यू अकाउंट सो दैट स्टेट कैन अंडरटेक बेनिफिशियल, वो गैप कवर करना जो आपके रिवेन्यू टाइम में रह गए थे ताकि स्टेट उनसे बेनिफिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 60 से लेके 500 के बीच में है, पर कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे 60 से कम है और इन तीनों में से बताना है कौन कौन सी स्टेट है जहां पे 60 से कम है। तो 60 से कम बताना है तो हमें जल्दी से बता सकते हैं आप। तो पुदुचेरी के अंदर भी 60 से कम है, मिजोरम और गोवा भी, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट दिख जाए, यूनियन टेरिटरी दिख जाए, तो वहां पे लगभग आपका 60 से कम है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं असम को छोड़ के। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द, मनी बिल आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर लेके आ सकते हैं, पर किसकी सलाह के ऊपर? तो प्रेसिडेंट की सलाह के ऊपर मनी बिल जो है वो लेके आया जा सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने फंक्शंस करती है एनी फंक्शन टू द राज्य के अंदर, उसको द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन टू द स्टेट। अगर स्टेट के अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना काम करना हो तो वो किस तरीके से करती है? तो आपकी जो राज्यपाल जो बनाया गया है या जो स्टेट गवर्नमेंट है जो बनाई गई है उसकी सहमति उसकी सलाह के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के अंदर काम कर सकती है। नेक्स्ट है द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पार्टिसिपेट करती है इनमें से किसके इलेक्शंस में? तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेट आपकी करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, यानी 1, 3 और 4, क्योंकि इसके तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो 1, 3, 4 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है वाइल अपॉइंटिंग ए गवर्नर द प्रेसिडेंट जनरली कंसल्ट। जब राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है तो आमतौर पर जो राष्ट्रपति है वो चीफ मिनिस्टर के साथ सलाह करते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है या मैटर ऑफ कन्वेंशन है, बिकॉज पार्लियामेंट, क्या ऐसा लिखा गया है, या ड्यूटी है प्रेसिडेंट की? तो ड्यूटी रहती तो कुछ है नहीं भाई, ठीक है, बस एक सहमति की बात है ताकि वो अच्छे तरीके से उस राज्य के अंदर स्मूथली सरकार चला सके। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इनमें से क्या है, आपको बताना है। पानी पी लेते हैं भाई, तो बताओ जल्दी। हाँ, जो चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो इलेक्ट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स में से। मान लो 80 मेंबर हैं, उन 80 में से एक को क्या कर दिया जाएगा, एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये प्रोसीजर होता है चेयरमैन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से उड़ के आएगा आसमान में से। नेक्स्ट आता है द लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट इंक्लूड। जो लिमिटेशंस है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर उनमें से क्या इंक्लूड नहीं है, तो आपको बताना है।
पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक लॉ सब्जेक्ट ऑन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि जब आपकी इमरजेंसी लगी है तो वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकते हैं, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक लॉ सब्जेक्ट, हाँ इसमें अगर राज्यसभा कह दे पार्लियामेंट को तो भी वो स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर कानून बना सकते हैं राज्यसभा से डिस्कस करके। नेक्स्ट आता है आपका, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो डिसोल्व कर दे लेजिस्लेचर को, तो ऐसा जो है आमतौर पर हमें नहीं देखने को मिलता अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी है तो इस करके ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आपको इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मोर, क्या किसी व्यक्ति को एक या एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है? डेफिनेटली बनाया जा सकता है। ए गवर्नर सैलरी इज चार्ज, जो गवर्नर की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाएगी? नहीं भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाएगी, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इंडिया लिख रखा है तो इस करके ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन केस ऑफ वन द गवर्नर सैलरी इज शेयर्ड बाय, मान लो एक आदमी दो राज्यों का गवर्नर है तो वो दोनों राज्य शेयर करेंगे उसकी सैलरी, बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है। उसके बाद आते हैं, इन केस ऑफ वन गवर्नर सैलरी, ठीक है, मान लो जिस राज्य का गवर्नर कहा गया है या जिस राज्य को कहा जाए राष्ट्रपति के द्वारा, क्या वही राज्य देगा सैलरी? नहीं भाई, दोनों शेयर करते हैं सैलरी गवर्नर की, ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य देगा। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कमेंट में जल्दी से बता दें आज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चन जो कि बेहद बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम के अंदर स्कोर को बूस्ट करने के लिए। देखते हैं 50th क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने रखा गया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्सरसाइज, किस मैटर में से, इनमें से किस मैटर में गवर्नर अपने डिस्क्रिमिनेटरी पावर यूज कर सकता है? चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन में जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। डिसमिस ऑफ ए मिनिस्टर इफ ही इज कन्विंस दैट ही लॉस्ट हिज मेजोरिटी सपोर्ट, मिनिस्टर को डिसमिस करना, मिनिस्ट्री को डिसमिस करना अगर उसको लगे कि इस मिनिस्टर के पास प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है, वो मेजोरिटी खो चुकी है, बिल्कुल सही बात है। सैलरी एंड अलोवेंसेस, नहीं भाई, सैलरी और अलोवेंसेस मिनिस्टर की ये थोड़ी ना डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करेगी वो तो। सबमिशन ऑफ ए रिपोर्ट, रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे ठीक हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ये क्वेश्चन आपके CDS के लिए, FCAT के लिए, साथ में NDA के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो है वो हमारा हो चुका है। अब आएंगे 18th प्रैक्टिस सेट के साथ। और जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं ये PDF लेना, ये जुड़े भाई मेरे साथ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप इंस्टा पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।